की कार्यवाही पर मीडिया को रिपोर्ट करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आर्टिकल में इसको बोला, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्डिक्ट में बताया कि किस तरीके से न्यायालय की जो भी कार्यवाही होगी उसमें मीडिया को रिपोर्ट करने का अधिकार है। यानी कि जो जज द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उन्हें मीडिया कवरेज कर सकती है। और ये भारतीय संविधान का जो मूलभूत अधिकार है, आर्टिकल 19, जिसमें वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो क्या कुछ वर्डिक्ट था और किस वजह से ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया था, कौन लेकर के आया था, क्या है इसके महत्व, ये सभी चीज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, आप मुझे एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, @TC5 ट्विटर पे, एंड t.me एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस 1 आप मुझे टेलीग्राम पे इस वीडियो की PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि ये चर्चा में कैसे आया। एक्चुअली सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया को न्यायिक कार्यवाही के दौरान टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक याचिका जो जारी की गई थी उसको खारिज कर दिया है। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पे उसने बोला था कि जो भी मीडिया है वो अदालती कार्यवाहियों के दौरान न्यायाधीशों की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्टिंग प्रतिबंधित करने के लिए बोला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि अदालती सुनवाई का मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका नागरिकों की सूचना के अधिकार तथा न्यायालय की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है। यानी कि आपके पास जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि RTI जो है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट भी आता है और वहां पर जज के द्वारा सुनाए गए सभी वर्डिक्ट को मीडिया कवरेज कर सकती है। ऐसे में ये प्रेस की स्वतंत्रता थी और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस पे टिप्पणी की गई थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है हमारे से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीश हो या फिर वकील हो, उनके बीच में जो भी मौखिक आदान प्रदान होते हैं, अदालती कार्रवाइयां होती हैं, वो सभी के सभी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन आती हैं। ऐसे में अनुच्छेद 19 के तहत लिखित या मौखिक रूप से अपने मत को प्रकट करने हेतु वाक्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये आपको पता होगा। हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक जो चीजें दी गई हैं उसमें हमारा जो मेन है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन सभी अधिकारों में ही अनुच्छेद 19 आता है, जिसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। और इस तरीके से आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन भी है। इस वजह से आपको जानने का अधिकार है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट दिए जा रहे हैं वो किस लिए, किसके ऊपर और कब दिए गए हैं, किसने दिया है। इसलिए मीडिया को ये राइट बनता है। मीडिया भी एक्चुअली इसी अनुच्छेद के तहत काम करती है। यहाँ पे प्रौद्योगिक मीडिया यानी कि सोशल मीडिया के मंच के माध्यम को भी बताया गया कि वहां पर भी इसको रिपोर्टिंग किया जा सकता है, क्योंकि उसे भी लोग देखते हैं और वहां भी लोगों का एक तरीके से वाक या व्यक्ति की स्वतंत्रता झलकनी चाहिए। यह खुली अदालत की अवधारणा का एक आभासी विस्तार बताया गया है, यानी कि ओपन कोर्ट की बात यहाँ पे की गई है। हालांकि इसमें यह बताया गया कि बाल यौन शोषण और वैवाहिक मुद्दों के संबंधित मामलों को छोड़कर ही इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये कुछ मामले हैं जो संवेदनशील हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया। फाइनली उसके बाद ओपन कोर्ट और खुली अदालतों के सुनवाई की व्यवहार्यता के ऊपर भी यहाँ पर टिप्पणी की गई। यहाँ बताया गया कि न्यायिक प्रक्रिया सार्वजनिक जांच के अधीन होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और उसकी जवाबदेही बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कामकाज में पारदर्शिता से लोगों में क्या होगा, विश्वास आएगा।
एक्चुअली जो भी कोर्ट में चीजें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पीएमओ में हो रहा है या किसी कोर्ट में हो रहा है, पार्लियामेंट में हो रहा है, अगर उसके अंदर पारदर्शिता दिखाई जाए, उसमें जवाबदेही लाई जाए, तो डेफिनेटली वहां पर लोगों का जो विश्वास है वो कायम होगा। और इस तरीके से जो लोकतांत्रिक तथ्यों को जो लेकर के चला जाता है वो उसका कुछ महत्व बन पाएगा। खुली अदालत की जो प्रणाली होती है वो यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश कानून के अनुसार और ईमानदारी के साथ काम करे। वरना अगर आप यहाँ पे खुली अदालत को नहीं छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि वहां पर जो न्यायाधीश होगा उसके ऊपर कई सारे प्रेशर आ सकते हैं, और जिसकी वजह से उसके द्वारा दिए गए जो भी डिसीजंस हो गए उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो ऐसे में इस तरीके की चीज़ों को चेंज करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए ये ज़रूरी है कि न्यायिक जो है वो खुली कोर्ट की तरह काम करे। अदालतों के समक्ष आने वाले विधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, और खुली अदालत जो होती है वह स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकती है। कानून का व्यवहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर क्या प्रभाव डालता है, यह एक खुली अदालत से आपको पता चल सकती है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। संविधान के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, जो कि भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने का काम करता है। यानी कि भारत में जितने भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के हो, राष्ट्रपति के हो, कोई विधायक का हो, एमएलए एमपी, किसी का भी चुनाव होता है, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ही उसकी उत्तरदायित्व को फॉलो करता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही की गई थी, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि चुनाव आयोग जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को क्रियान्वित करता है। लेकिन जो पंचायतें होती हैं और नगर पालिकाएं, इनके चुनाव से इनका कोई संबंध नहीं होता, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है और वहीं पर उनका इलेक्शन होता है। आगे हम बता दें कि जो संवैधानिक प्रावधान है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में इसके बारे में पूरी डिटेल वहां पे दी गई है। तो हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग्जाम में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो निकाय है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब की गई थी, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है, पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यभार कौन संभालता है, राज्यसभा का चुनाव कौन कराता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये भी आता है कि कौन से भाग में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो 15 है, और अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो वो अनुच्छेद 324 से 329 तक माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको वाक्य और विधि की स्वतंत्रता के लिए बताई गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नॉलेज अगर अच्छी लगी हो तो शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार नए हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारे वीडियो अपलोड हो आप उसे मैसेज प्राप्त करें और देख सकें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।